नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी भरेंगे नामांकन। 9 सितंबर को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। गगनयान मिशन पर आज नई जानकारी साझा करेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इसरो प्रमुख समेत अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बी नायर भी होंगे मौजूद। मॉस्को में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर होगी बातचीत। आज सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन महाराष्ट्र समेत देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश के आसार। आइए सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज आखिरी दिन है। 21 जुलाई से चल रहे सत्र के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे इंडी ब्लॉक के सांसदों ने हर रोज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शोर मचाया, जिसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति दोनों ने विपक्ष को बार बार चेताया, संसदीय मर्यादा की दुहाई दी, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। बावजूद इसके दोनों सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, तो वहीं अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारी हंगामे के बावजूद विधायी कामकाज में खासी प्रगति हुई। लोकसभा से 12 और राज्यसभा से 14 बिल या तो पारित हुए या फिर लोकसभा में रिटर्न कर दिए गए, जबकि संविधान संशोधन से जुड़ा अहम बिल भी लोकसभा में सदन के पटल पर रखा गया है, जिसे जेपीसी को भेजने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, 21 अगस्त तक ये चलना था। आज 21 अगस्त है, संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। गुरुवार का दिन है, फिर भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस आज लिया जाएगा। और आपको ताज़ा जानकारी दे दें कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है और लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आखिरी दिन भी साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से हंगामा नजर आ रहा है। 21 जुलाई से बात करें तो लगभग हर रोज विपक्ष ने हंगामा किया है और इस वजह से दोनों ही सदन में कार्य बाधित रहा है। बिहार एसआईआर समेत बड़े मुद्दे जो हैं वो इस संसद के मॉनसून सत्र में देखने को मिले, लेकिन इन सभी रुकावटों के बावजूद लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए हैं। इस समय ताजा जानकारी के अनुसार लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की ये जो कार्रवाई होती है 11 बजे से शुरू होने वाली, वो प्रश्नकाल का समय होता है। 1 घंटे का समय प्रश्नकाल का समय होता है, जहां अलग अलग सांसद मंत्रालय से अहम मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये समय होता है, क्योंकि जन सरोकार से जुड़े ये मुद्दे होते हैं। लेकिन बार बार प्रश्नकाल बाधित रहा है इस पूरे ही संसद के मॉनसून सत्र में, हमने देखा। और जबकि आज आखिरी दिन है, तब भी विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। आज का दिन भी अगर देखें तो विधायी कार्य के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 130वां संविधान से जुड़ा जो संशोधन बिल है उसके बारे में जो जेपीसी का प्रस्ताव है वो रखने वाले हैं। और आपको बता दें कि कल का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा जो बिल था वो लोकसभा में पारित हुआ है।
और आपको इस मॉनसून सत्र के बारे में बताएं तो लोकसभा में 12 बिल पारित कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बिल रहे वो गोवा से जुड़ा हुआ रहा, फिर एंटी डोपिंग से जुड़ा हुआ बिल रहा, इनकम टैक्स बिल रहा, मणिपुर से जुड़ा वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक रहा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हैं जो संसद के मॉनसून सत्र में कहीं ना कहीं पूरे किए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर पूरे सदन की कार्यवाही को देखी जाए इस महीने की, तो लगभग पूरा महीना विपक्ष के गतिरोध के कारण लगातार बाधित होता रहा। इस बीच आज आपकी बात बताएं तो टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं असम कांग्रेस के सांसद ने 6 स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन की, जहां टीएमसी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और इनका विरोध था बंगाली भाषा विवाद को लेकर, जहां इस परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं असम कांग्रेस के भी सांसदों की बात करें तो 6 स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में देरी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें संसद भवन परिसर की, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि टीएमसी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं असम कांग्रेस के भी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही के साथ साथ अब राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। दोनों ही सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों ही सदन की कार्यवाही इस समय बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे यानी कि 11 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे तक के लिए स्थगित। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आप सोच सकते हैं कि अभी 5 मिनट ही शुरू हुए सदन की कार्यवाही को, ऐसे में विपक्ष का लगातार हंगामा, शोर शराबा, लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दिया जा रहा है। बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा हो और लगातार कई मामले हों, ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, वहीं राज्यसभा में भी लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों ही सदन की कार्यवाही को आगे के लिए स्थगित करना पड़ गया है। और संसद के मॉनसून सत्र के बारे में आपको बता दें तो 21 जुलाई को ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। आज इसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर आज की बात करें, सदन की बात करें तो दोनों ही सदन कुछ देर के लिए स्थगित हो गए हैं। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए, वही राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन आज जो दिख रहा है घटनाक्रम, उसमें टीएमसी सांसद और असम कांग्रेस के सांसद भाषा विवाद को लेकर अब ये विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं। क्या है इनका मांग, किस लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बांग्ला भाषा के मुद्दे पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते रहे हैं। असम कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका भी अपना मुद्दा है, लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो बिहार में एसआईआर का ही मुद्दा है, जिस पर कांग्रेस और उसके तमाम जो सहयोगी दल हैं वो पिछले कुछ दिनों से लगातार संसद भवन परिसर में और संसद के अंदर प्रदर्शन करते रहे हैं या नारेबाजी करते रहे हैं। और यही मुद्दा जिस पर एक टकराव की स्थिति देखने को मिली और इसी वजह से आज भी लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया। और चूंकि राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित हुई है तो राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगन की भेंट चढ़ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सवालों के जो जवाब मिल सकते थे वो स्थगन के चलते, विपक्ष के हंगामे के चलते उन सवालों के जवाब देश की जनता नहीं जान पाई है। तो ये एक सवाल उठता है विपक्ष की रणनीति पर, चूँकि मुद्दे उठाना, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना, सरकार को घेरना सत्र के दौरान, ये सब एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन किसी मुद्दे पर जब एक इस तरह से अड़ियल रुख अपनाना कि सदन को चलने ही नहीं देना है, चाहे जितने महत्वपूर्ण दूसरे विषय पर चर्चा होनी हो, चाहे जितना महत्वपूर्ण बिल आना हो, तो ये विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। कल जिस तरह से संविधान संशोधन बिल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो और दल हो,
उन्होंने जिस तरह से हंगामा किया जी। वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सदन के अंदर देखने को मिली। तो आज भी हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई विपक्ष के, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी है। आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, वैसे भी दोपहर के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना था, तो बेहतर यही था कि तब तक कुछ कामकाज होता, कुछ प्रश्नकाल में सवालों के जवाब होते, विधायी कामकाज या फिर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाते। उसके बाद तो आज अनिश्चितकाल के लिए दोनों सदनों का स्थगन होना ही है। शैलेंद्र, अब क्योंकि आज अंतिम दिन है, सभी की नजरें इस पर हैं कि उत्पादकता के लिहाज से ये पूरा एक महीना कैसा रहा है। अगर विधेयकों की बात की जाए तो हंगामे के बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित हुए हैं और साथ ही साथ राज्यसभा में भी पेश किए गए और फिर उनको भी पारित किया गया। अगर इन विधेयकों पर या फिर इस एक महीने की कामकाज पर नजर डालें तो कैसा रहा है दोनों ही सदनों का कामकाज? देखिए, आप अगर संसद की जो कार्यवाही है सत्र के दौरान, उसमें 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहले प्रश्नकाल होता है लोकसभा में, 12 बजे से राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल में मुद्दे उठाए जाते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां रखी जाती हैं और विधायी कामकाज होता है। और इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है अलग अलग नियमों के तहत दोनों सदनों में। तो चर्चा के लिहाज से आप देखें तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय पर दोनों सदनों में चर्चा हो पाई। अंतरिक्ष के कार्यक्रमों, विकसित भारत में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य एक है हमारा, और जो स्पेस मिशन में पहली बार भारतीय पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन में, उसको लेकर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। बहुत हंगामे के बीच लोकसभा में थोड़ी देर डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री बोले जी। इसके अलावा बाकी किसी विषय पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। शून्यकाल में कुछ मुद्दे उठाए गए हंगामे के बीच, लोकसभा में भी और राज्यसभा में कुछ सांसदों ने अपनी बात रखी और विधायी कामकाज बिना चर्चा के या फिर बेहद संक्षिप्त चर्चा के पूरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब आप उत्पादकता के लिहाज से देखें, जब सदन स्थगित होगा तब ये पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार उत्पादकता पे असर पड़ा है। और उतना असर अगर आप आंकड़ों में ना भी देखें तो चूंकि विधायी कामकाज 17 बिल के साथ सरकार शुरू में आई थी, तो ऐसा लगता है कि 1 दर्जन से ऊपर विधेयक पारित हुए हैं या फिर राज्यसभा से वापस हुए हैं, रिटर्न जो मनी बिल होता है। तो फिर उस लिहाज से तो ऐसा आंकड़ा कहेगा कि विधायी कामकाज काफ़ी ठीक ठाक हुआ है। लेकिन विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कराने की मजबूरी जो दिखी है सत्ता पक्ष की, ये लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं है। संसदीय राजनीति में या संसदीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि दरअसल वो तो जिस मुद्दे पर चर्चा विपक्ष चाहता था नियमों के मुताबिक, जिस पर अनुमति थी, उस पर सत्ता पक्ष ने हमेशा तैयारी दिखाई, हमेशा रजामंदी दिखाई, लेकिन विपक्ष ने वो एक जो परिपक्वता दिखाई जानी चाहिए थी संसदीय प्रक्रिया में, उसको नहीं दिखाया, जिसकी वजह से कई विधेयकों को बिना कामकाज के पारित करना पड़ा, बिना चर्चा के पारित करना पड़ा। चलिए, विधेयकों पर भी अगर गौर फरमा लें तो वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो लोकसभा में इस संसद के मॉनसून सत्र में पारित किए गए, फिर चाहे वो गोवा से जुड़ा हुआ बिल हो शैलेंद्र, या फिर आपका एंटी डोपिंग से जुड़ा हुआ बिल हो, कई महत्वपूर्ण बिल इस संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए हैं। देखिए, 3 विधेयकों पर बहुत लंबे समय तक चर्चा होगी। पहला जो पेश किया गया है कल, सबसे महत्वपूर्ण 3 बिल संविधान संशोधन से जुड़ा, जिसमें अगर कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री भविष्य में आरोपों में या जेल जाता है 30 दिन से ज़्यादा, तो फिर वो अपने पद पर नहीं रह सकता। इस तरह का कोई प्रावधान पहले नहीं था। उसमें संविधान संशोधन का प्रस्ताव से जुड़ा बिल जो जेपीसी को गया है, लोकसभा में पेश हुआ है, राज्यसभा में संभवतः आज रखने की बात कही जा रही है, जेपीसी को वो गया है, उसकी बड़ी चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। कल ही हम जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है। जो ई स्पोर्ट है उसको प्रमोशन दिया जाएगा, ऑनलाइन जो सोशल गेम है उसको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन मनी गेम है, जिसमें हम जानते हैं कि नाम लेना उचित नहीं है, जहां लोग पैसा गंवाते हैं, बच्चे सुसाइड की खबरें आ रही हैं, परिवार बर्बाद होने की खबरें आ रही हैं, उस पर पूरी तरह से रोक और सजा का प्रावधान है। उसमें एक बड़ी बात यह है कि जो लोग खेलते हैं उनको कोई सजा नहीं होगी, जो इस गेम को बनाते हैं, जो आर्थिक लेन देन करते हैं या फिर जो उसमें मनी ट्रांसफ़र प्रोवाइड कराते हैं, यानी बैंकों को भी ये प्रतिबंधित हो जाएगा कि ऐसे गेम्स में वो सुविधा ना दे।
तो या विज्ञापन जो करते हैं बड़े स्टार्स, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लोकसभा से पारित हो चुका है। हालांकि चर्चा नहीं हो पाई हंगामे की वजह से। राज्यसभा में कल कहा जा रहा था कि आज आएगा, लेकिन सूचीबद्ध नहीं है, तो अब अगले सत्र में जा सकता है। सरकार जरूर चाहती होगी कि इस विधेयक पर चर्चा हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। और तीसरा जो बिल है, दो बिल एक साथ आप कहें, खेल से जुड़ा डोपिंग रोधी बिल और जो दूसरा खेल प्राधिकरण से बनाने से जुड़ा बिल है, जिसमें पहली बार हम जानते हैं कि क्रिकेट को भी उस दायरे में लाया गया है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है, ओलंपिक में 2020 शामिल किया गया है, तो खेल जगत में पारदर्शिता है। खेल संघों के चुनाव बेहतर तरीके से हों, समय तरीके से हों, उनके नियम कानून क्या हो, और डोपिंग के खिलाफ एक स्पष्ट कानून हो। ये सब से जुड़ा जो बिल है वो दोनों शब्दों में पारित किया गया। जी, तो इसके ये याद साथ किया से जाएगा। शैलेंद्र हम देखें तो सभी तीसरी की बात जो अगर और नजरें आप करें तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से बढ़ाने से जुड़ा जो प्रस्ताव हो पारित हुआ, मणिपुर का बजट पारित हुआ। आप देखें तो समुद्री पोत जो हम देखें कि समुद्र के जरिए जो हम व्यापार करते हैं, उससे जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ। वहाँ पर जो परिवहन की सुविधा के लिए जो तमाम उपाय किए जाने, तो ये सब आर्थिक जो अर्थव्यवस्था से को बेहतर करने से जुड़ा जो विधेयक हैं कई, वो भी इस सत्र के दौरान रखे गए हैं, चर्चा हुई है, उन्हें पारित किया गया है। खनिज से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की जो कमी है कैसे भविष्य में पूरी हो, वो अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि वो पारित किया गया है। जी किशन रेड्डी ने उसके जवाब देते हुए उस बिल पर बहुत अहम बातें कही। तो उस लिहाज से देखें तो विधायी कामकाज काफी हुआ है, लेकिन विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, स्वस्थ संसदीय परंपरा है। हल्ले के बीच, हंगामे के बीच मजबूरी बस विधेयक पारित कराया जाए, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन चूंकि विपक्ष का रवैया ऐसा रहा है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा। चलिए, इसके साथ साथ शैलेंद्र, जिस पर सभी की निगाहें, वो 130वां संविधान संशोधन बिल भी है। इससे जुड़े 2 और विधेयक भी है जिस पर सभी अभी नजरें गड़ाए हुए हैं, और इस पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपीसी पर उसको भेजने का प्रस्ताव रखेंगे। क्या है इस बिल का मुख्य उद्देश्य, और इसके साथ जो 2 बिल और जुड़े हुए हैं उनका क्या काम रहने वाला है? देखिए भावना, मैं शुरू में ही मैंने उसका जिक्र किया था कि इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिल वो याद किया जाएगा। 3 बिल है, चूंकि केंद्र में, राज्यों में, और जो यूटी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ जहाँ पर विधानसभाएं होती है, और जम्मू कश्मीर में यूटी चूंकि एक अलग बिल से, विधेयक और कानून से बनी थी, तो वहाँ पर बदलाव से जुड़ा ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक है। विधेयक कहता क्या है, बहुत स्पष्ट है कि अभी तक संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था जिससे कानूनी बाध्यता हो किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी केंद्रीय मंत्री को, कि अगर वो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाता है और 30 दिन तक उसे राहत नहीं मिलती है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आपने देखा कि तमिलनाडु के एक मंत्री के मामले में क्या हुआ कि कोर्ट को दखल देना पड़ा, कि ये बेहद अजीब बात है कि इतने दिनों से जेल में है और मुख्यमंत्री उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रहे। आपने अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या देखा, जेल में थे, जेल से सरकार चला रहे थे, फिर बाद में जब स्थिति ऐसी आई फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी उदाहरण है। पहले के जो उदाहरण आप देखें कि पहले अगर ऐसी स्थिति आई थी, कभी लालू प्रसाद यादव के समय आई थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, जेल जब जाना पड़ा था इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन का मामला आया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बना था। तो फिर अब क्या जेल से सरकार कोई चलाए, मंत्री या अपना मंत्रालय या मुख्यमंत्री अपनी सरकार, ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना संविधान बनाने वालों ने नहीं की थी, कि नैतिकता का स्तर इतना गिर जाएगा कि अगर किसी को अपराध के आरोप में जेल जाना पड़े, और ऐसे आरोप में, इसमें गंभीर किस्म का आरोप है, और 30 दिन तक वो राहत ना पाए कोर्ट से, फिर भी वो पद पे बना रहना चाहता है। तो पहले नैतिकता का स्तर ऐसा था कि इस बात की कल्पना नहीं की गई थी, और हमने देखा कि सिर्फ आरोप लगने से तमाम मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे। आप अगर पीछे के इतिहास देखें, और जेल जाने पर तो तुरंत ही मंत्री या मुख्यमंत्री पद छोड़ देता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसी स्थितियां आई कि इस तरह के एक प्रावधान की जरूरत पड़ी, तो इसलिए ये बिल, संविधान संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और इसीलिए सत्ता और बीजेपी, सत्ता पक्ष और बीजेपी और उनके सहयोगी दल ये कह रहे हैं
कि ये जनता को तय करना है कि उन्हें एक ऐसा पार्टी चाहिए जो ये चाहती है कि अगर कोई गंभीर अपराध में जेल चला जाए तो वहीं से शासन चलाए। तो जेल से शासन चलाने वाला मंत्री या मुख्यमंत्री चाहिए, या फिर उसकी पार्टी का कोई और बन जाए, या शुचिता की ओर कदम हो राजनीतिक दलों के अंदर, प्रशासन शासन के अंदर, वो नैतिकता का उदाहरण देने वाली पार्टी सत्ता में हो और वो एक तरह से वो रुख का समर्थन जनता करे। तो ये जनता देख रही है विपक्ष का रवैया, उनका रुख। ये बात बीजेपी के कई नेताओं ने कल कही है। तो ये ऐसा विधेयक है जो जेपीसी को जाएगा, जिसमें तमाम प्रावधानों पर चर्चा होगी, विस्तार से फिलहाल चर्चा के लिए होगी। तो दोनों ही तब सदन देखना अभी होगा कि आगे क्या रुख स्थगित कर दिए रहता गए है हैं कुछ तमाम समय के दलों लिए। का। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब एक बार पुनः कार्रवाई शुरू होगी। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनावों से जुड़ी हुई खबर के साथ। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। फिर ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की, जिसके लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन भरने से पहले सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं संसद भवन की तस्वीरें, जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो है 25 अगस्त। 9 सितंबर को होने वाला है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। उसी दिन होने वाला है मतदान और उसी ही दिन मतदान के बाद मतों की गिनती भी की जाएगी। तो देखा जाए एनडीए के प्रत्याशी के बारे में तो आपको मालूम ही है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं, जिन्होंने कल अपना नामांकन भरा था और आज अंतिम तारीख है नामांकन भरने की। तो इंडी गठबंधन से जो प्रत्याशी का नाम सामने आया है वो है सुदर्शन रेड्डी और आज ये अपना नामांकन भरेंगे। उससे पहले इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। I will give the message after filing the law. आइए इस समय हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है और आज इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भरेंगे। लेकिन अगर इस पूरे उपराष्ट्रपति पद के चुनावों को, इस बार के चुनावों को देखें तो कितना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, गणित क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक गणित की बात करें तो मुकाबला तो एक तरफा ही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में पूरा एनडीए एक तो उनके साथ खड़ा है, इसके इतर भी जो अन्य दल हैं जो कि न तो INDIA गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है, तो उनका भी अब समर्थन मिलना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इस मामले में YSR ने उनके समर्थन की बात कह दी है। अब बात रही इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनके भी समर्थन की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं।
साथ ही साथ कुछ ऐसे भी दल हैं जो इन दोनों गठबंधनों में साथ में नहीं है, उनके साथ भी एनडीए गठबंधन की, एनडीए नेताओं की बातचीत चल रही है। हालांकि एनडीए की तरफ से जब उम्मीदवार सामने आए उसके बाद ही, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, और बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी ने कोशिश की थी कि सर्वसम्मति से एनडीए उम्मीदवार का चुनाव संपन्न कराया जाए, लेकिन कांग्रेस और उनके अलाइज पार्टनर ने इसको उचित नहीं समझा और अपने कैंडिडेट को आज वो उतारने जा रहे हैं। और अपने कैंडिडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं, सुदर्शन रेड्डी, आज जब उन्होंने संसद भवन परिसर के उस इलाके में जहां पर जो देश के तमाम महान नेता हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं, वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से थोड़ा सा रूबरू हुए चलते चलते, तो उन्होंने दावा किया कि अपना वो एक तो मैसेज नॉमिनेशन के बाद देंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, आश्वस्त भी हैं। तो कुल मिलाकर जो आमने सामने की लड़ाई है वो तो दिख रही है, लेकिन इसमें पलड़ा जो है एनडीए का ही भारी है, क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाइज पार्टनर हैं उनके पास जो पर्याप्त बहुमत है उससे ज़्यादा उनके पास बहुमत है। तो ऐसे में एक तरफाही है, लेकिन चुनाव आखिर चुनाव होता है और जब कोई लड़ाई आमने सामने की होती है तो जब तक वो अपने अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो लड़ाई के रूप में ही देखी जाती है। इन चुनावों में हम जानते हैं कि कोई भी व्हिप यानी कि राजनीतिक दल का अपने जो सांसद हैं उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से गुप्त मतदान में एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में परिणाम क्या होंगे ये तो वोटिंग के बाद जब गिनती होगी तभी होंगे। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे उन्हें उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले थे, और यही रणनीति इस बार भी एनडीए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में है कि जो उनके आंकड़े हैं उन आंकड़ों से ज़्यादा उन्हें समर्थन प्राप्त हो जाए। जी, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऋषि देखें तो प्रतिष्ठा की भी ये कहीं ना कहीं लड़ाई नजर आ रही है। अगर गणित के बारे में आपने बताया कि कहीं ना कहीं एनडीए बहुमत के लिहाज से दोनों ही सदनों में अच्छे नंबर्स के साथ आ गए, लेकिन अगर नंबर्स की बात करें और चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो कितने नंबर एक प्रत्याशी के लिए जरूरी होते हैं? देखिए, सीधे सीधे चुनाव का एक ही आंकड़ा होता है कि अगर एक वोट भी किसी प्रत्याशी को ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आमने सामने का ही मुकाबला है, तो उसमें दो ही पक्ष हो जाते हैं, तो वो जीता हुआ माना जाएगा। अब हम जानते हैं कि दोनों सदनों में जो स्थिति है उसमें कुछ सीटें लोकसभा में और कुछ सीटें राज्यसभा में खाली हैं। इस वजह से जो संख्या बल है, जो वर्तमान परिस्थिति के आधार पर ये तय हो जाएगा कि एक वोट भी जिसके पास ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर इससे ज़्यादा मायने ये रखती है कि इस पूरे चुनाव में पॉस्चरिंग जो है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, क्योंकि इसी वजह से कांग्रेस ने अपने अलाइज के साथ अपने उम्मीदवार को उतारा है कि वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग को किस हद तक आगे ले जाने में अपने पक्ष में सफल हो पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफा मुकाबला है, सत्ता पक्ष का उम्मीदवार जीतने के लिए पूरी तरीके से वो लोग आश्वस्त हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है उसकी पुरजोर कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने एक तो सुरक्षित रखे जाएं जी, क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है। दूसरा, अगर कहीं से उनके पास कोई गुंजाइश है तो ऐसे दल जो कि दोनों गठबंधन में नहीं है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर पक्ष में किया जाए जी। तो कांग्रेस और अलाइज पार्टनर की पुरजोर कोशिश यही है कि इस चुनाव के बहाने एक राजनीतिक संदेश देने की जो उनकी मंशा है वो उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जी। ऋषि, इसके साथ साथ बात हो रही है प्रतिष्ठा की लड़ाई की भी, क्योंकि जो भी जीतेगा हारने वाला भी दक्षिण का होगा, जीतने वाला भी दक्षिण का होगा। तो ये दक्षिण बनाम दक्षिण के जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लड़ाई नजर आ रही है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजनीतिक समीकरण में भी? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी देखी जाएगी अगले चुनाव में। आगे कभी भी जब चुनाव होंगे तो इस बात की नज़ीर दी जाएगी कि जब दक्षिण बनाम दक्षिण हुआ था तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल क्या अपने जो उनके तय सिद्धांत थे उनसे इतर उनके सांसदों ने वोटिंग कर दी। ये क्रॉस वोटिंग की इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम एनडीए कैंडिडेट की बात करें तो
वो उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, वो पूरी तरीके से एक राजनेता हैं, जबकि कांग्रेस अलाइंस का जो उम्मीदवार हैं वो एक न्यायविद हैं। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और के जस्टिस तो रहे ही हैं, उन्होंने वकालत करने के साथ साथ उनकी न्याय प्रणाली में उनका एक दखल रहा है। तो उनका और इनका मुकाबला दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सियासत में एनडीए उम्मीदवार की दखलंदाजी ज़्यादा देखी गई है। जब वो 2 बार सांसद बने थे तमिलनाडु से, तो उस समय डीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन था। तो क्या डीएमके के साथ कुछ भी सांसदों को अपने पक्ष में कर पाने में वो सफल हो पाएंगे, ये जो बड़ा प्रश्न है। तो दक्षिण की राजनीति में उनका क्या प्रभाव है, केरल के भी वो प्रभारी रहे हैं। तो अलग अलग जो कि राजनीतिक दल हैं, उनमें जो जीतने वाले उम्मीदवार के साथ जब अन्य दल जुड़ते हैं तो एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग को हम बहुत आगे बढ़ा हुआ देख लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मुझे लगता है सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस और अलाइंस पार्टनर की ये होगी कि उनके जो अलाइंस है दक्षिण के, जो कि सबसे बड़ा घटक वही है, क्योंकि जो INDIA गठबंधन है उनकी अगर संख्या बल को देखें तो उनका सबसे बड़ा संख्या बल वहीं से दक्षिण से ही तय होता है। तो अगर उसमें कहीं सेंध लग जाती है तो उनके लिए बड़ी डिफीट होगी। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई प्रतिष्ठा की तो है ही, लेकिन एक बड़े मैनेजमेंट के रूप में भी देखी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बुधवार को 2019 के तमिलनाडु रामलिंगम हत्या मामले में 9 स्थानों पर छापेमारी की है और PFI से जुड़े फरार आरोपियों को शरण देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इम्तहतुल्लाह के रूप में की गई है। इम्तहतुल्लाह ने जिन 3 फरार आरोपियों को शरण दी, उनमें से 2 को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी मोहम्मद अली जिन्ना अब भी फरार है। मामले में NIA ने 2019 में चार्जशीट दाखिल कर 18 आरोपियों को नामजद किया था, जिनमें 6 आरोपी फरार थे। NIA ने फरार आरोपी मोहम्मद अली जिन्ना समेत बुरहानुद्दीन और नफील हसन के बारे में भी सूचना देने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तीनों आरोपी तंजावुर जिले के रहने वाले और PFI के पूर्व पदाधिकारी बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गगनयान मिशन के संबंध में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण भी मौजूद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत B नायर पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इसरो आगामी समय में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशन की तैयारियों और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालेगी। तो आज गगनयान मिशन पर अहम प्रेस वार्ता होने वाली है और केंद्रीय विज्ञान मंत्री इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मिशन की तैयारियां, उससे जुड़ी जानकारियां प्रेस के साथ साझा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय आगमन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत में फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 बबुआ बिहार में घूम रहे हैं, जिन्हें यह नहीं दिखता कि बिहार में विकास है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से इस पर खास बातचीत की है। बिहार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी ब्रिज जो सिर्फ न दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर की जो विकास की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसको भी साकार करेगा। जी हाँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय का एक ब्रिज, जिसका प्रधानमंत्री शुक्रवार को लोकार्पण करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे देश के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, आपके कंस्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, आपका भी सपना रहा है, कैसे देखते हैं, कैसे समृद्ध होगा बेगूसराय और बिहार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना हर दिन यही होता है, विकसित भारत। और विकसित भारत में उनकी कल्पना है कि पूर्वोत्तर के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, और बिहार गेटवे ऑफ पूर्वोत्तर है। और उसमें बेगूसराय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रहा। आप उधर देखें, 1957 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पुल बनाया था
वो अब जर्जर हो चुका था। और इधर ये नया 6 लेन का पुल, अब उधर आप देखें तो रेल पुल, यही नहीं एनटीपीसी, यही नहीं फर्टिलाइजर, यही नहीं रिफाइनरी। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कर्मभूमि में जो उन्होंने विकास किया था, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने जर्जर कर दिया था। आज नरेंद्र मोदी उसको सजाने का काम कर रहे हैं। श्री बाबू के जो कृति थी उसको फिर से सजाने का काम कर रहे हैं। और ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका साफ कहना है कि दिनकर की याद में ही जो कुछ भी है वो हो रहा है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए हम सब पलक पावरे बिछाए हुए हैं। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कदम मुख्यमंत्री पर हमले के बाद लिया गया है। इसके साथ ही जन सुनवाई के दौरान किसी को भी सीएम के पास नहीं आने दिया जाएगा। शिकायतकर्ता का भी उन तक पहुंचने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। जन सुनवाई शिकायतकर्ता उनके पास तक आ सकते हैं, इसके लिए भी एक दायरा। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हैं। ऋषि, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अब सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। इंडी गठबंधन से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इस समय नामांकन भर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय हम दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कांग्रेस अपने अलाइंस पार्टनर के साथ अपने उम्मीदवार को इस समय जो राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी, उनके सामने जो उनका नामांकन है और उसका जो सेट है, 4 सेट में ये नामांकन के पेपर सौंपे जाते हैं, ये सौंपे गए हैं। और इसमें हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के जो नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार चुनाव जो है मतदान उसका संसद भवन में होता है। और इस बार अगर मतदान कक्ष की बात करें तो ये F101 वसुधा प्रथम तल में होगा। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस में देखें कि जो जब कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरता है तो सार्वजनिक जो नोटिस है राष्ट्रपति उपचुनाव नियम 1974 से, उसमें फॉर्म 1 में उसके द्वारा जो निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग अफसर को दिया जाता है। और इस समय रिटर्निंग अफसर राज्यसभा से जो महासचिव हैं वो हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग अफसर का जो प्रोसेस होता है, एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के लिए तय किया जाता है। पिछली बार जो रिटर्निंग अफसर लोकसभा से थे और लोकसभा ने ये चुनाव संपन्न कराया था। इस बार ये जिम्मेदारी राज्यसभा को दी गई है। इसी वजह से राज्यसभा के जो महासचिव हैं पीसी मोदी, वो रिटर्निंग अफसर के तौर पर उपराष्ट्रपति पद के जितने भी उम्मीदवार हैं, ये दूसरे उम्मीदवार हैं, हम जानते हैं 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनके इस बार जो नामांकन है उनको स्वीकार कर रहे हैं। और जब ये रिटर्निंग अफसर को दे दिया जाता है तो उसको कानून के तहत जो नामांकन निर्धारित फॉर्म 3 या उसके उम्मीदवार जो है स्वयं के द्वारा जो उसके प्रस्तावक और जो उनके जो समर्थक होते हैं उनका भी जिक्र होता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक चीज और हम जानते हैं कि किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा समर्थन के रूप में हस्ताक्षर किए जाना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सब चीजों की जांच भी होती है। प्रथम दृष्टया इनको जो रिटर्निंग अफसर है वो चेक करते हैं
और इसके बाद इसकी स्क्रूटनी की जाती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनकी स्क्रूटनी का जो समय है वो कल की तारीख है, यानी कि 22 तारीख को इसकी स्क्रूटनी होगी और 25 तारीख तक नाम वापस लिए जाने की अवसर होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। और हम जानते हैं कि चुनाव के लिए जो सुरक्षा राशि है वो भी इसमें एक समय इसमें दी जाती है, जिसमें 15,000 रुपए इस समय सुरक्षा राशि है, जो कि नामांकन पत्र के साथ ही जमा करनी होती है। जबकि नामांकन दाखिल करने से पहले या तो उसे रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में संबंधित लेखा शीट के अंतर्गत तो जमा करना होता है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन करना अत्यंत जरूरी है और इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी कमी रह जाती है तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। और इसी वजह से जो स्क्रूटनी है उसका वक्त मुकर्रर किया जाता है और ये वक्त कल की तारीख का है। और इस समय हम जानते हैं कि जो कांग्रेस और उसके अलाइज के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय रिटर्निंग अफसर के सामने अपने जो समर्थक घटक दल के जो उनके नेता हैं, तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इस समय उनके साथ हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, डीएमके या जो अन्य जो पार्टी के नेता हैं वो सब, चाहे वो शरद पवार हो वो भी उनके साथ हैं। और ये जितना एक तरीके से प्रदर्शन होता है अपने समर्थकों के साथ आने का, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। हमने देखा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों के साथ कल अपने उम्मीदवार के साथ रिटर्निंग अफसर के सामने थे और आज कांग्रेस अपने अलाइंस पार्टनर के साथ अपने उम्मीदवार का नामांकन कराने के लिए उनके वरिष्ठ नेता और सभी उनके उम्मीदवार इस समय रिटर्निंग अफसर के सामने मौजूद हैं और ये पर्चा दाखिल किया जा रहा है। जी, जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, अगर उनके सफर के बारे में बात की जाए ऋषि, तो कैसा रहा है अभी तक का उनका सफर? देखिए, जहाँ तक इनके सफर की बात करें तो राजनीतिक रूप से तो इनका सफर है देखने को कम मिलता है, बल्कि ये सियासी नहीं बल्कि एक न्यायविद के रूप में कानून के विद्यार्थी रहे हैं और कानून के विद्यार्थी के साथ साथ उन्होंने न्याय व्यवस्था में अपने तमाम पहचान और अपने जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराया है। और इस मामले में कह सकते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी जो है उनकी शख्सियत एक न्यायविद के तौर पर है। सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अगर उनकी बात की जाए तो 1946 8 जुलाई 1946 का उनका जन्म है और वो जो एनरोल्ड हुए थे अगर एडवोकेट के तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद में हुए थे और बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश 1971 में वो एनरोल हुए थे और उन्होंने वहीं पर अपनी प्रैक्टिस की और सिविल मैटर्स में खास तौर से उनका प्रैक्टिस रही है और हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पर भी वहां पर भी जो उन्होंने काम किया है। इस तरीके से अगर उनके कामकाज को देखें तो गवर्नमेंट प्लेडर हाई कोर्ट में ड्यूरिंग 1988 से 90 के बीच में भी वो रहे हैं और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग 1990 के तौर में उन्होंने इस तरीके से काम किया है और एक लीगल एडवाइजर के तौर पर भी स्टैंडिंग काउंसिल जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने काम किया है और जो परमानेंट जज आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में मई 2 1995 में वो अपॉइंट हुए थे जी। और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट भी वो 2005 में अपॉइंट हुए थे और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में 2007 में, जबकि 2011 में उनका रिटायरमेंट रहा है। जी, इसके साथ साथ अगर आज के नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए ऋषि, तो कितने सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस पूरी के पूरी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक तो जो मिनिमम आपका जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वो होना जरूरी है, तो उसके अंतर्गत उतना तो आपको देना ही है। इसके अलावा जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज हैं या समर्थन है वो जब वोटिंग होती है तब ज्यादा दिखाई देती है। समर्थक के रूप में नामांकन पत्र पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं 20 मतदाताओं यानी कि 20 सांसदों के द्वारा समर्थक के रूप में और 20 प्रस्तावक के रूप में कम से कम होना चाहिए।
इससे अधिक भी होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रस्तावक और समर्थकों की जरूरत नहीं होती है, चूंकि वोटिंग का मामला भी होता है, तो 20-20 तो मिनिमम है और वो तो दिए जाना जरूरी है। जी। और ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं ऋषि, जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब कड़ी टक्कर दिख रही है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन वर्सेस विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी के बीच, जहां 9 सितंबर को ये सबके सामने हो जाएगा कि अब देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कदम मुख्यमंत्री पर हमले के बाद लिया गया है। इसके साथ ही जन सुनवाई के दौरान किसी को भी सीएम के पास नहीं आने दिया जाएगा। शिकायतकर्ता का भी उन तक पहुंचने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। जन सुनवाई शिकायतकर्ता उनके कितने पास तक आ सकते हैं, इसके लिए भी एक दायरा तय किया जाएगा। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता के बाहर निकलने पर Z+ सुरक्षा रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई साकरिया को कल 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। अब पुलिस कस्टडी में आरोपी से पूछताछ करेगी। बुधवार को सीएम हाउस पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने हमला किया था। ये घटना उस समय हुई जब सीएम जनता की शिकायतें सुन रही थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था। और दिल्ली से एक और खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली में आज एक बार फिर 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन इन सभी स्कूलों को बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुटी हैं। बता दें कि बीते 4 दिन में ये तीसरी बार है जब दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 स्थित BJS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भारत रूस संबंधों की। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होनी है। डॉक्टर एस जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी और ये यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGCTEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की। Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25.
and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. दिल्ली एम्स का बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग अमेरिका के रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर बर्न के निशान और स्किन की सिकुड़न से परेशान मरीजों की मुफ्त में करेगा सर्जरी। इसमें रोटरी क्लब रिस्टोरिंग स्माइल्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसके लिए एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों, नर्सों और ओटी टीम को अमेरिका और फिलीपींस से आए विशेषज्ञ 10 दिनों तक प्रशिक्षण भी देंगे। एम्स एक अभियान के तहत देश भर के 126 बर्न मरीजों को पंजीकृत किया गया है। इनमें 51 बर्न के मरीजों को सर्जरी योग्य पाया गया है। इन मरीजों की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी ताकि इस तरह की सर्जरी का एक मॉडल बन सके और छोटे शहरों और गांव के मरीजों तक विश्व स्तरीय इलाज पहुंच सके। कैंप में हमने 126 मरीज बुलाए थे, जिनमें से हम 51 का तो ऑपरेशन करेंगे, बाकियों को हमने एक एडवाइस देके, किसको फिजियोथेरेपी, किसी को स्प्लिंट, किसी को और जो दुनिया भर के मेडिकल एडवाइस है, लेज़र या जो भी और एडवाइस है वो हमने उनको देके भेज दिया है। 51 का हमारा प्लान है कि हम इनको ऑपरेट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए अब खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। इस वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर की डल झील में किया जा रहा है। इसमें 800 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स के विरुद्ध सरकार की ओर से बिल लाने का आम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दिल्ली की रहने वाली सांची सिद्धू ने इस बिल की जमकर सराहना की है। वहीं कुलभूषण अरोड़ा ने भी सरकार की इस पहल की प्रशंसा की है। I strongly and happily welcome this online gaming bill 2025. This bill provides much needed safeguards for children and young adults. While online gaming can improve skills like strategy and teamwork, but it is also posing risk of addiction and exposure to harmful content, which is really bad. I strongly feel the bill should ensure strict age checks, time limits, and it will provide awareness to both stakeholders and their children. ये जो गेम लाइन बिल के संबंध में जो बिल पास हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। बच्चे अपना समय खराब कर रहे हैं, पढ़ाई खराब कर रहे हैं और भी उनका नुकसान हो रहा है और पैसे को भी नुकसान कर रहे हैं। मैं इस बिल के जो कोशिश हो रही है पास कराने के लिए मैं उसका स्वागत करता हूँ। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उनका टाइम भी बचेगा। आयु सीमा जो भी इसमें संशोधन हो रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नरूका ने फाइनल में पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर अल राशिदी को 57-56 से मात दी। 27 वर्षीय अनंतजीत का ये प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक रहा है। इससे पहले उन्होंने 2023 के संस्करण में टीम इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। कांस्य पदक के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी। और त्योहारों से पहले भारत सरकार हमेशा रेलवे की ट्रेनें चलाने का फैसला करती है और दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने इस बार 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। साथ ही 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी की यात्रा के लिए किराए में 20% की छूट देने का भी ऐलान किया है। एक वंदे भारत ट्रेन के साथ अमृत भारत ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। रेलवे ने पूरी तरह से कोशिश की है कि इससे छठ यात्रियों को राहत मिले और वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें। आइए बात कर लेते हैं मौसम की। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी भारी बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा
जताया गया है। वहीं कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के दादर और नगर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत और वलसाड जिलों, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव की आशंका जताई गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।